नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश में इस वक्त कई तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है और रोजाना अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। इन तस्वीरों से आपको यह भी समझ आता है कि किस नेता की क्या प्राथमिकताएं हैं। जैसे आज मोदी जी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे, क्योंकि उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बताना था कि 400 के पार सीटें कैसे लाई जा सकती हैं। मोदी जी के पास मणिपुर जाने का वक्त तो नहीं था, अब उन्हें किसानों से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। उनके मंत्री आज चौथी बार किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी इस बार यह भी नहीं कह रहे हैं कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। याद है ना आपको, जब किसानों का पहला आंदोलन हुआ था तो वो कहते थे कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। खैर, आपको याद होगा कि पिछले किसान आंदोलन में मोदी ने किसानों से यही कहा था कि वो एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। खैर, आम जनता से मोदी की दूरी अब जाहिर है। और वहीं राहुल गांधी को आप दूसरी तरफ देखिए तो वो लगातार जनता के नजदीक जा रहे हैं। आज राहुल गांधी प्रयागराज में थे, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था और जो उनके पुरखों की नगरी भी है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सभी का प्रयागराज से गहरा नाता रहा है। आज राहुल गांधी ने उस ऐतिहासिक आनंद भवन से यात्रा की शुरुआत की, जो कभी नेहरू परिवार का घर था और जिसे बाद में देश सेवा के लिए दे दिया गया। राहुल का संगम नगरी के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको साफ समझ में आएगा राहुल गांधी बहुत पीछे हैं, लेकिन जो भीड़ है इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि संगम नगरी यानी इलाहाबाद या प्रयागराज जो भी कह लें, वहां के लोग राहुल का स्वागत किस कदर कर रहे हैं। उन्हें देखने और सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ जुटी। इस विजुअल में आप साफ देख रहे हैं। इसी विजुअल में आप देखिए पीछे की खुली जीप में सवार राहुल गांधी जो हैं वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। और इसमें युवाओं से नौकरी के नाम पर किए जा रहे धोखे, परीक्षा में हो रही धांधली, दलितों, ओबीसी, आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय से लेकर मीडिया तक की भूमिका को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त वार किया है राहुल गांधी ने। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी इसी जनसभा को संबोधित करते हुए और भी बहुत सारी बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। आइए जरा उनके भाषण का छोटा सा अंश सुनाता हूं। लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है। अदानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अदानी, दलित अदानी, आदिवासी अदानी। आप देखो, हिंदुस्तान के किसानों की लिस्ट निकालो। किसानों का ये कभी कर्जा माफ नहीं करते और ये 10-15 उद्योगपतियों का इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो। हिंदुस्तान का ओबीसी, दलित, आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। और अंबानी, अदानी लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन मांगते 1 सेकंड में उनको दिया जाता है। तो इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द डाल दिया है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। हाँ, फीस आपकी
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, बहुत ही अग्रेसिव नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, अपनी बात बहुत यहां मुस्तैदी के साथ रखते हुए, और एक युवा को बैठा रखा है राहुल गांधी ने अपने साथ। उस युवा ने भी बताया कि कैसे पेपर लीक का मामला सामने आया, और वो खुद परीक्षार्थी है, लेकिन जो कुछ था वो सब कुछ उन्होंने आगे उस कहानी को भी, उनकी इस युवा की बात को भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इसने कहा है। और इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट में भी कहा है कि डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार। ये जो डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार, ये बहुत लंबा ट्वीट है, लेकिन इसके आखिर में लिखा हुआ है कि कांग्रेस की नीतियां युवाओं के सपनों के साथ न्याय करेंगी, हम उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सबसे लास्ट जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां युवाओं की चर्चा करते हुए, बात करते हुए यहां राहुल गांधी नजर आए अपनी बात रखते वक्त, और वही ये कह भी रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां युवाओं के सपनों के साथ न्याय करेंगी, हम उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसमें उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ राहुल गांधी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं आज बेरोजगारी की बीमारी से उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा ग्रसित है, जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी होल्डर्स लाइन लगा के खड़े हैं। जो बेरोजगारी का आलम है उसको दर्शाते हुए यहां राहुल गांधी एक लंबा चौड़ा एक्स पे पोस्ट करते हुए अपनी बात लिखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात की युवाओं की तपस्या को हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। तो राहुल गांधी यूपी में जिस तरह न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं उससे बीजेपी और परेशान हो सकती है, क्योंकि यूपी में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने ध्रुवीकरण का जो जाल बिछाया है उसे राहुल गांधी बुनियादी मुद्दों की धार से काट रहे हैं। एक बार अगर जनता धर्म की पट्टी खोलकर अपने हक की बात सरकार से करने लगेगी तो फिर बीजेपी का सत्ता में टिक पाना मुश्किल होगा। वैसे भी बीजेपी को यह एहसास हो चुका है कि इस बार सत्ता मिलना मुश्किल है, इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस में सेंध लगाने में जुट गई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको शायद अब तक समझ में आ गया होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ साफ इनकार किया है। आइए जरा सबसे पहले दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि कमलनाथ क्या बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, सुनिए। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है, और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं, और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। सर ये दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर तो सुन रहे थे आप, यहां दिग्विजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि दबाव जो है वो ईडी का, सीबीआई का, आईटी का और हम सब पे भी है और दूसरों पे भी है, लेकिन कमलनाथ जी ऐसा नहीं है कि वो इस दबाव में आ जाएं, उनका चरित्र ऐसा नहीं रहा है। और मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, जो कुछ ये कह रहे थे अभी आप सुन रहे थे। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता, बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, और खुद कमलनाथ ने भी इस बात को खारिज किया है दोस्तों कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। जरा सुन लेते हैं कमलनाथ को। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूं, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति, कौन सी बात सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है? मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। ठीक है सर, नहीं है।
तो सुन लिया आपने, कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं 13वीं में जा रहा हूं, आप सबको भी चलना है तो चलिए। तो यहां ये कमलनाथ अपने अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि चर्चा यह है कि उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। अब पिता जाए या बेटा जाए, यह तो जाहिर है कि बीजेपी भी खुद को तभी सुरक्षित और मजबूत महसूस करती है जब कांग्रेस के पुराने नेता उसके साथ आ जाते हैं। आपको शायद पता होगा कि इस वक्त बीजेपी में कितने कांग्रेस के नेता हैं जो बीजेपी की तरफ से या तो सांसद हैं या विधायक हैं। कांग्रेस नेताओं को तोड़ने में बीजेपी यह नहीं देखती है कि इसमें वो खुद परिवारवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन अपने विरोधियों को घेरने के लिए बीजेपी को परिवारवाद याद आ जाता है। आज ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी सभी को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए घेरा। लेकिन अमित शाह ने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपने बेटे को कहां पहुंचा दिया है, अपने बेटे के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। खैर, दरअसल बीजेपी के पास कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेताओं पर सवाल उठाने के लिए ठोस मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो उन मुद्दों को आगे करती है जिनसे विवाद खड़ा हो सके। हालांकि ऐसा करते वक्त बीजेपी अपने गिरेबां में नहीं झांकती। आज ही बीजेपी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है उसमें जेपी नड्डा का अध्यक्ष पद जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह पहले से हालांकि तय था, लेकिन यह भी तय हुआ है कि अब से, जी हां, आज से, अब से कार्यकारिणी जो है, बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वही अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगाएगी, यानी कोई चुनाव नहीं होगा। आप याद कीजिए कि जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी ने गांधी परिवार को घेरने की बहुत कोशिश की थी कि उनकी ही मर्जी चलती है, जबकि वहां बाकायदा चुनाव हुए थे। और यहां यानी बीजेपी में अब आंतरिक मनमानी का दौर है। दरअसल सत्ता में और पार्टी में दोनों जगह मन की बात ही चल रही है, लेकिन जनता के मन की बात सुनने की फुर्सत मोदी को नहीं है। किसानों का दिल्ली कूच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अभी चौथे दौर की बातचीत किसानों के साथ हो रही है। जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, उधर चौथे दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन उसमें कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, अभी इस वक्त कहना मुश्किल है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महानिदेशक सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर आज हमारा छठा दिन है और सरकार ने कुछ समय मांगा है और कहा है कि वो इस मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि अगर वार्ता विफल हुई तो फिर आंदोलन और तेज होगा। तो एक तरफ किसान देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ इनके सामने जवान भी हैं, लेकिन चलिए, जवान इनको रोकने के लिए खड़े हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की कार्यकारिणी, उसमें एक फैसला, जिस फैसले की चर्चा हम कर चुके। तीसरी तरफ कमलनाथ रहेंगे, जाएंगे। कमलनाथ की उम्र हो चुकी है, वो रहें या जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां भी जाएंगे तो आप जानते हैं कि दर्शक दीर्घा के अलावा उनके पास कोई जगह वहां नहीं है, इसलिए बेटे को शायद वहां भेज दें, यह खबर भी चल रही है। और तीसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी तस्वीर आपने देखी और जिस तस्वीर में वो भी इलाहाबाद से, आज का जो प्रयागराज है वहां से, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या लोगों की बात अनसुनी करके, दूसरों में फूट डालकर और अपनी मनमानी करके तीसरी बार सत्ता में लौटेगी बीजेपी, या फिर इस बार राहुल के आगे मात खाएगी बीजेपी? क्या बुरी तरह उलझ गई है बीजेपी? सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और इसके कई सारे अलग अलग आयाम हैं। उसकी परतें खोलने, उधेड़ने की कोशिश करते हैं, या कहें तो पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रेम कुमार जी, समीरात्मज मिश्र जी, आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए, उलझन जो है वो इधर नहीं उधर भी है, और उधर की चर्चा कम होती है, इसलिए जरा मैं सोचा कि आज इसकी चर्चा की जाए। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लाइमलाइट में इस हिसाब से रखा जाए कि इंडिया गठबंधन में फूट है, टूट है, और कांग्रेस जो है वह सिकुड़ रही है। क्या ये जो कुछ दिख रहा है उससे कांग्रेस कमजोर होती हुई यहां नजर आती है, या राहुल गांधी ने जो पिछले 1.5-2 साल पहले कहा था कि जिसको जाना है वो चले जाए,
यहां वो बातें लागू हो रही हैं और उससे क्या कांग्रेस अंदर अंदर मजबूत होती जा रही है? क्या कुछ है, जरा कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रेम कुमार जी की आवाज नहीं आ रही। आपका माइक शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, जरा रिकनेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसी सवाल के साथ पंकज जी आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश और कमलनाथ की खूब चर्चा, उसके अलावा भी कई नेताओं के चर्चे, और उसमें अब मनीष तिवारी का नाम भी जुड़ गया है, G23 में थे वो भी, ये सब कुछ तो है ही। लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस कितनी कमजोर है और बीजेपी कितनी मजबूत है, जरा ये बताइए। देखिए, एक चीज बताएं, कांग्रेस की खासियत आप देखें कि मैंने मेरी याददाश्त से जो देखा है, मैंने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर होते हुए देखा, कांग्रेस आई बना के फिर खड़े होते देखा है। उसके बाद में आपने देखा कि इमरजेंसी के समय तो बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा सरीके स्टालवर्ड जो कहलाते थे, सभी कांग्रेस से अलग हो गए थे और फिर कांग्रेस खड़ी हुई। और उसके बाद में हमने देखा वीपी सिंह भी गए, वीपी सिंह के साथ कांग्रेस हटी। उसके बाद में आप देखिए कि शरद पवार वाला हिस्सा, शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर पूरे अलग हुए, ममता बनर्जी अलग हुई, वाईएसआर कांग्रेस अलग हुई, अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी भी कुछ दिनों को अलग हुए। कभी आप सोचिए कि कांग्रेस में इतने सारे कितने दिग्गज हैं कि हर साल निकलते जाते हैं तो भी 150 दिग्गज बच जाते हैं जिनको भाजपा अपने में शामिल करना चाहती है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में यदि 10 दिग्गज हटा दिए जाएं तो पार्टी कहां रहेगी? तो असल में क्या है कि कांग्रेस का जो समुद्र है ना, उससे धाराएं निकल रही हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, पिछले 5 साल में जो मोदी जी ने जो एक काम किया है उसको सबको तारीफ करनी होगी, मैं भी करूंगा। और शायद कांग्रेस का वो पत्ता सही बैठा। मोदी जी ने एक काम किया कि जितने क्षेत्रीय दल थे उनको या तो कमजोर कर दिया या तोड़ दिया जी। और कांग्रेस ने क्या किया कि कोई कहने को ना हो जाए कि हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो जिनके जो रिमोट है उसकी बैटरी नागपुर के रेशम बाग से ही पड़ती है। वो सब लोग सामने दिखाते थे हैं कि होता यह है कि जब कोई प्रोग्राम, कोई नारा, कोई आयोजन कांग्रेस का चर्चा में आता है तो उसी समय ईडी, सीबीआई, पीबीआई से उन 2-3 लोगों पर हमला कराया था, जिससे देश में यह मैसेज जाए कि असली विपक्षी दल तो ये है। और ऐसे सब दलों को कांग्रेस ने बोला चलो भाई इंडिया गठबंधन बनाते हैं, और एक एक ने बता दिया कि असल में वो मुंह में राम बगल में नाथूराम है। इंडिया गठबंधन कोई ऐसा प्रयोग नहीं था जिसके लिए कांग्रेस बहुत आशान्वित थी। इंडिया गठबंधन अंत में वही बचेगा, यूपीए था। लेकिन जितने लोग हल्ला करते हैं ना कि हमारे ऊपर मोदी जी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हम ही प्रमुख विपक्षी दल हैं, उन सबकी कलई खुल गई। और इसका एक फायदा होगा कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बनकर ब्लैकमेलिंग करते थे, इनका धंधा बंद होने वाला है। बहुत स्पष्ट मैं आपको बताऊं, जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं के सामने एक चैलेंज और एक ट्रेंड दे दिया है कि क्या आपकी इतनी औकात है मेहनत करने की? आप सोचिए, कल वो व्यक्ति वायनाड जाता है, बनारस से वायनाड का सफर उससे ज्यादा है जितना यहां से आप शारजाह चले जाएं जी। वायनाड जाकर वो 8 मीटिंग लगातार करते हैं। एक्चुअल लोग तो हमारा चंपू मीडिया बताता नहीं है, वह यह था कि वायनाड नाम की कोई ऐसा जगह नहीं, वायनाड एक एरिया है, जैसा अपन बोलते हैं ना चंबल एरिया जी। वहां का एक प्रमुख जगह है सुल्तान बेटरी।
सुल्तान बेटरी से 20 किलोमीटर दूर एक हाथियों का बहुत बड़ा अभ्यारण्य है। और हो यह रहा है कि हाथियों की संख्या बढ़ने के कारण वहां पर मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में वहां 2 लोग मारे गए और कुछ गांवों में नुकसान हुआ। वहां पे लोगों में बहुत हेजिटेशन था। राहुल गांधी को जैसे ही खबर मिली, वो बनारस की रैली को पूरा करने के बाद में बाई एयर वायनाड गए। वायनाड हवाई जहाज नहीं उतरता है। वायनाड के लिए आपको कम से कम 150 किलोमीटर बाई रोड सफर करना ही पड़ेगा जी। उसके बाद वो वहां पर आके जो डिसिडेंट फैमिली है उनसे मिले, जिनके घर फूटे उनसे मिले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग की कि जो लोग मरे उनके लिए एक अच्छा कंपेंसेशन की व्यवस्था की जाए, और एक मीटिंग की कि किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। और वो व्यक्ति रात में फिर चलता है जहाज से, वो प्रयागराज आ जाता है, और प्रयागराज में फ्रेश आनंद भवन से उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, आज जो प्रयागराज की भीड़ थी उसने बताया कि अभी भी प्रयागराज के दिल में नेहरू गांधी परिवार के लिए एक जगह है। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी मुख्तार अंसारी की, जिस प्रकार से सरकारी उपक्रम में हत्या हुई है, वो सब हुआ। लेकिन उसके बाद में एक चीज रही, चकिया से उसके आगे के जो मुस्लिम डोमिनेटिंग बस्ती थी उसके अंदर अब विकल्प के रूप में जब कोई पार्टी को वहां चुना जा रहा है तो कांग्रेस सबसे आगे है। और उसका असर आज इस रैली में भी दिखा। बहुत बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज के लोग थे वहां पे। हमारे साथी हैं क्रांति शुक्ला जो सफाई कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, हजारों सफाई कर्मचारी इस रैली में शामिल थे। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में भी मैसेज दिया है कि आपको मेरे बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। अब कमलनाथ सरी का कॉर्पोरेट कल्चर नहीं चलने वाला। कमलनाथ के कॉर्पोरेट कल्चर के कारण मध्य प्रदेश की बनी बनाई सरकार गिर गई थी। और आपको एक चीज और बताऊं, जितना कॉन्फ्लिक्ट इस समय कांग्रेस में है उससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस समय बीजेपी में है। क्योंकि बीजेपी में जो नए आयातित नेताएं हैं कांग्रेस से, उनके लिए जगह बन रही है, उससे एक बड़ा खतरा खड़ा होता जा रहा है। जहां मुझे जानकारी है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि सिंधिया जी ने बीजेपी हाईकमान को बोल दिया है कि कमलनाथ यहां नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब विंग ने और जो सिख संगत है उन्होंने साफ साफ बोला कि कमलनाथ यदि यहाँ पर आते हैं तो पंजाब में एक तो अकाली दल से उनके समझौते की संभावना खत्म हो जाएगी, और यदि इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं तो शायद किसी सीट पर जमानत भी नहीं बच पाएगी। तो कमलनाथ अब न तो उगलते बनते हैं न निगलते बनते, और कमलनाथ के साथ में जो एक्सपोज हो गए लोग, दिनेश गुजर और सज्जन सिंह वर्मा सरी के मध्य प्रदेश में जो कह रहे हैं कि हम तो कमलनाथ के लोग हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस बहुत स्पष्ट है कि आप आइडियोलॉजी के साथ हैं तो आप कांग्रेस में, यदि आप कमलनाथ या दिग्विजय सिंह या किसी नाथ के आदमी हैं तो आपकी कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना है। जो लोग हैं ना कि हम कमलनाथ के लोग हैं और हम फलाने नाथ के लोग हैं, इनको घर बिठाना, इनको कल जाना है तो आज भगा देना चाहिए पार्टी से। और ये बहुत स्पष्ट मैसेज नीचे तक चला गया है। कमलनाथ इस चीज को लेकर तैयार थे कि नकुलनाथ को आज 5 बजे का लगभग समय तय था, लेकिन स्थिति है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पहले ही नाराज शिवराज और महाराज में बटी हुई है। वो एक नाथ कांग्रेस भाजपा और नहीं बनाना चाहती है। इस परिस्थिति में जो जहां तक आपने बीजेपी के नेशनल कन्वोकेशन की बात की, उसके अंदर उन्होंने अपने, क्योंकि कांग्रेस की जितनी बुराइयां और जितने नेता थे सब बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी का नेता भी अब कांग्रेस के नेताओं सरी का अपनी जो कलफ है कुर्ते का उसको नहीं निकालना चाह रहा है। और ये चीज मोदी जी और ऊपर बैठे लोग जानते हैं, इसलिए उनको बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक ये पूरा आयोजन किया, इतने लोगों को बुलाया, उनको बोला गया भाई आप होटल में नहीं ठहरोगे, लोगों के घरों में ठहरोगे, यदि होटल में ठहरना है अपने घर के खर्चे से करोगे। बहुत सारी नौटंकियां की गई केवल बूस्ट करने के लिए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अब चरम पे जा चुकी भारतीय जनता पार्टी के पास में नीचे आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से नए लोगों के बीच में अपनी पेठ बना रहे हैं, निश्चित ही वो अभी चुनौती है। हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी की मेहनत को कांग्रेस के जो तथाकथित छत्रप हैं उनको संभालना होगा। आप याद करिए पिछली बार भी
राहुल गांधी जब राफेल की बात कर रहे थे तो कमलनाथ और अशोक गहलोत सरीखे नेता उस पर चर्चा नहीं करते थे। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की बात कर रहे थे तब इन लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। ये जय श्री राम और वो कौन से महाराज जी हैं जो पर्चा खोलते हैं, गर्ग साहब, धीरेन्द्र गर्ग की पैर छू रहे थे रोज आके। तो बहुत सारे आज कुछ लोगों का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़े ब्लू टिक वाले हैं, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस में कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया इसलिए पुराने कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई, कम्युनिस्ट कब से पहले से ही जब कांग्रेस खड़ी हो इंटेलेक्चुअल विंग में कम्युनिस्ट पहले से ही साथ में रहे, कौन से अलग हो गए? बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको बहाना चाहिए। कमलनाथ को यदि कम्युनिस्टों से या ज्योतिराज सिंधिया कम्युनिस्टों की प्रॉब्लम थी तो 3 साल पहले चले जाते, 4 साल पहले चले जाते, जब लेन देन की बात हुई तभी गए ना। तो आप ये मान के चलिए जितने दल बदल करके नेता गए हैं, इन लोगों का जिस दिन रस चुक जाएगा ये फेंक दिए जाएंगे। जिस पार्टी में आडवाणी, बलराज मधोक और उमा भारती को घर बिठा दिया जाता है तो श्रीमंत और श्रीहंत कहां लगते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्रीमंत हो, श्रीहंत हो, लेकिन ये चर्चा ज़रूर हो रही है कि अब खुल के होने लगी है कि जो चुनाव बीता है वो चुनाव कांग्रेस कमलनाथ के कारण हारी है। अब उसके कई अलग अलग दलीलें, कई अलग अलग बातें हो रही हैं। चलिए उसके तह तक जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं इसकी समीक्षा ज़रूरी है कि यहाँ से क्या सचमुच कांग्रेस को राहुल गांधी एक मजबूती दे रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि एक नई कंस्टिट्यूंसी, एक नए वोटर्स को जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। और वो आज देखने को मिला जब राहुल गांधी प्रयागराज में थे और आनंद भवन से जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। एक बार आना चाहता हूं जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर समीर आत्मज जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी, आपकी आवाज भी आ रही है। जरा यही सवाल आपके पास भी कि कैसे देखा जाए, क्योंकि यहां बुरी तरह, हम लिख भी रहे हैं, बुरी तरह उलझ गई है बीजेपी। मोदी जी रोज नई नई बातें, और 400 को, अपना जो 400 वाला जो नारा है उनका, उस नारे को जस्टिफाई करने के लिए बार बार ये बात कहते हैं कि अब तो विपक्ष के लोग भी कहने लगे हैं। ये कह करके क्या ये उलझन और सामने नहीं दिखाई देती है? और एक बात, दूसरी बात, लेकिन वहां तक पहुंचे उससे पहले राहुल गांधी की बात करना ज्यादा जरूरी, ज्यादा उचित इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर पंकज जी रख रहे थे कि केरल पहुंचते हैं, केरल भी नहीं, केरल की राजधानी नहीं या कोच्चि नहीं, ये 2-3 जगह जहां आप दिल्ली से या इलाहाबाद से या कई जगहों से आप एयर फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं, लेकिन वो वायनाड पहुंचते हैं। कल जाते हैं 3 बजे और आज 3 बजे फिर से वो यात्रा में शामिल होते हैं। उनके पास मात्र 24 घंटे का समय और इसमें एक लंबी यात्रा करके आते हैं। एनर्जी राहुल गांधी में कितनी है वो हम लोग देख चुके हैं, पहली यात्रा में भी और अभी दूसरी यात्रा में भी देख रहे हैं। पर्सनली मैं उस यात्रा में शामिल होकर देख चुका हूं, तो इसलिए यहां एनर्जी राहुल गांधी की है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कितनी एनर्जी यहां अब दिखाई दे रही है? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। राहुल गांधी निश्चित रूप से एक कांग्रेस को बिल्डअप कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि नई कांग्रेस बनाने की कोशिश पे लगे हुए हैं और जनता के बीच जाकर ये काम कर रहे हैं। और जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वो काम इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कोई दूसरा नेता किसी भी पार्टी में करता नहीं दिख रहा है। वो डिस्टिंक्ट हैं। इससे पहले तक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी 24 आवर्स काम करने वाले हैं, हवाई जहाज में भी काम करते हैं और हमेशा लगे रहते हैं, ये सारी बातें, लेकिन वो मीडिया कहा करती थी। और हम इसको खारिज नहीं करते कि नरेंद्र मोदी काम नहीं करते, लेकिन इन्होंने पैरेलली जनता के बीच जाकर के जो दिखाया है वो एक डिस्टिंक्ट है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि 2 बड़े नेताओं के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई कि आप काम करते हैं तो हम ये कर सकते हैं और हम जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते वाला भाव, वो मैसेज जो है निकल करके दिख रहा है। यहीं पर हम लगे हाथ कमलनाथ जी की भी बात कर लें एक लाइन में कि कमलनाथ जी को एक लाइन कहने में क्या जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा ही नहीं सकते। वो नहीं कह रहे हैं ना ये बात, तभी तो लोग बोल रहे हैं। इसीलिए दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया को लीजिए या फिर जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया को लीजिए, तो वो प्रतिक्रिया है कि बहुत ज्यादा विश्वास जता करके
ताकि कल को उतना ही जोर से हमला भी करेंगे। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि कमलनाथ जी जा सकते। ये राजनीति है, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं जनता नहीं समझ रही है, ऐसा नहीं है। हम ये मान लें कि दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, जीतू पटवारी बोल रहे हैं और कमलनाथ नहीं बोल रहे इसलिए वो जा नहीं रही। अरे खिचड़ी पक रही है भाई, वो जा रहे हैं, जाने की कोशिश में है, लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और इसको अगर कोई देखना नहीं चाहता है तो हमारा काम है दिखाना, इसलिए हमने उस बात को थोड़ा सा बोला। अब दूसरी तरफ आइए, जो राजनीतिक जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं इलाहाबाद की, ये उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होते समय कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा इतनी सफल होगी। जहां माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है, यहाँ वो क्या बुलडोजर न्याय चलता है, यहाँ जो कुछ है योगी और मोदी हैं, ये हम मोदी का नमक खाने वाले लोग हैं, ये तमाम चीजें जो थी, इसके बीच में ये जो यात्रा चल रही है और ये यात्रा काफी सक्सेसफुल दिख रही है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल हुई और आने वाले समय में जब अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे तो इसका वो जो इलेक्टोरल वैल्यू है वो गठबंधन के ख्याल से वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इस यात्रा का की अहमियत और एक खास जो शैली इस यात्रा की दिख रही है वो है कि उनमें भीड़ में से किसी को लेकर के बात करना, युवाओं से बात करना। आज तक आम आदमी को इतने बड़े कद के नेता के साथ में खड़े होकर नुक्कड़ सभा की तरह बात करते हुए किसी ने नहीं देखा था। आज ये देखने को मिल रहा है, एक नई शैली दिखा रहे हैं राहुल गांधी। तो ये कांग्रेस के ख्याल से बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब ये बात अलग है कि दूसरी तरफ कोशिश हो रही है, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कह रहे हैं कि इन नेतृत्व की समझ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो भाई आप भी तो नेतृत्व थे, कहां खड़े हैं? देखिए, अगर इतनी समझ थी तो नरेंद्र मोदी जी बुला के आपको अपने साथ बिठा सकते थे ना। भाई आपको कहां का छोड़ा है? देखिए क्या स्थिति है। जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए भी हैं, कुछ एक लोग को छोड़ दें तो सबके हालात क्या हैं वो भी दिख रहा है। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो जिस किस्म की राजनीति कर रही है वो है कि विध्वंस करने की राजनीति, कि विपक्ष को खरीद लो, डरा लो, धमका लो, ध्वस्त कर दो। लेकिन लोकतंत्र में ये अगर ऐसे ही अगर राजनीति चलती तब तो कभी सत्ता पक्ष हारता ही नहीं। सत्ता के पास हमेशा सब सेना होती है, ताकत होती है, हथियार होते हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन फिर भी वो हारती है। क्यों? क्योंकि जनता सत्ता को आईना दिखाया करती है जब वो तानाशाह की राह पर चलती है। तो आज भी कोई ये मान ले कि 400 पार आ जा रहे हैं, 370 ला रहे हैं, तो हम तो कहीं कह भी रहे थे कि 370, भाई ये तो 370 हटाने वाले लोग हैं, ये 370 की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? तो ये 370 की हिफाजत तो कर ही नहीं सकते, ये बस बरगलाने की बात है। तो ये निश्चित है, ये एक लड़ाई है, जनता तय करेगी कि 370 किसको आएगा और कौन सत्ता में होगा, कौन विपक्ष में होगा। अगर आज हम आप तय कर लें तो फिर चुनाव में जाने की जरूरत ही क्या है। तो उस हिसाब से जनता के बीच कौन है, ये बात महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जनता के बीच हैं, तो इसका मतलब है कि सत्ता को एक मजबूत चुनौती मैदान में है। जी बिल्कुल, सत्ता को एक मजबूत चुनौती है और राहुल गांधी वो चुनौती मैदान से दे रहे हैं। समीर आत्मज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि देखिए अभी ये यात्रा चल रही है, इस दौरान दो बड़े नेता, सबसे पहले जब यात्रा की शुरुआत, जिस दिन शुरुआत हो रही थी उसी दिन ब्रेकिंग खबर आई और वो खबर महाराष्ट्र से थी। दोनों नेता जो हैं वो महाराष्ट्र से गए, मिलिंद देवड़ा और फिर अशोक चौहान। कमलनाथ मध्य प्रदेश से, उनकी बारी, उनके बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस के अगर कमलनाथ को भी गया हुआ मान लिया जाए तो फिर तीन बड़े नेता, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पे शुरुआत से काम कर रहे थे। वो घोषित रूप से नहीं थे लेकिन अघोषित रूप से उन्होंने संयोजन तो किया ही था। उधर झारखंड में अस्त व्यस्त करने की, सरकार को अस्त व्यस्त करने की कोशिश हुई। ये सब कुछ तब से, जब से ये यात्रा शुरू हुई है। क्या इस सब के जड़ में ये यात्रा है? और अगर ये यात्रा है तो यहाँ से आखिर भय या डर क्यों है बीजेपी को? समीर जी।
देखिए, पहले तो आपका जो अभी तुरंत आपने सवाल किया उसी का बता दूं कि सबसे बड़ा डर तो यही है कि एक यात्रा का जो पहला चरण था उस यात्रा का डर दिखाई पड़ चुका है। दक्षिण भारत में यात्रा के बाद ही कर्नाटक की सरकार बनती है और उसके बाद तेलंगाना की सरकार, जबकि यात्रा के समय कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे और उसकी उम्मीद थी कि यहां सरकार बन सकती है। तब तक तेलंगाना में उम्मीद नहीं थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को ही मीडिया, वहां के लोग नहीं, या वहां जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया बीआरएस के साथ फाइट में भारतीय जनता पार्टी को बता रहा था। तो इस यात्रा को लेकर के क्यों इतनी परेशानी होगी वो स्वाभाविक है। और यात्रा शुरू कहां से हो रही है? मणिपुर से शुरू हो रही है। आपको ध्यान होगा कि पिछले 8-10 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन तमाम क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है उनमें सबसे अहम इलाका रहा है नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि 22-23 सीटें भले आती हैं वहां पे, लेकिन एक बड़ा संदेश ये देना था उनको, और दे भी दिया उन्होंने, कि वहां भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था। और ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां से यात्रा शुरू हो रही है। अब ये वो भी इलाका है जहां ये कांग्रेस पार्टी कमजोर है, लेकिन यात्रा की शुरुआत से ही, चाहे वो मणिपुर में आई हो, चाहे वो जिस जगह भी गई हो, जिस तरह का समर्थन मिला, मीडिया दिखाए या न दिखाए, लेकिन तस्वीरें तो दिख ही रही हैं, हम आप भी देख ले रहे हैं, जनता भी देख ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय पार्टी और प्रधानमंत्री जी भी देख रहे होंगे। तो उनको ये निश्चित तौर पर ये जरूर इस बात का भय रहा होगा कि हमारी जो पूरी योजना है उसमें कहीं न कहीं इस योजना पर पलीता लग सकता है। तो इसलिए यात्रा को कमजोर करने की कोशिश, और स्ट्रेटजी तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है उससे बढ़िया कोई बनाता ही नहीं है, कि एक तरफ आप कमजोर करिए और दूसरी तरफ आप पर प्रहार करिए और तीसरी तरफ आप कुछ ऐसे मुद्दों में लोगों को उलझाए रखिए मीडिया के जरिए जिससे कि इस यात्रा की चर्चा होने ही न लगे। यात्रा की चर्चा उनके यहाँ नहीं होती, सीधे टारगेट व्यक्ति विशेष को किया जाता है, उनके पुरखों को टारगेट किया जाता है, उनकी योजनाओं को लेकर के टारगेट नहीं किया जाता है। आप किसी योजना का विश्लेषण करते हुए नहीं सुनेंगे कि विदेश नीति अगर रही है तो किस जगह पर फ्लॉप रही है, नेहरू ने ये कर दिया। तो यानी एक लाइन का वो जो डिसाइसिव एक उनकी लाइन होती है वो बोल देते हैं। तो यात्रा को लेकर के निश्चित तौर पर उनके साथ परेशानी थी। पंकज जी ने बहुत विस्तार से बताया और मध्य प्रदेश के बारे में, कमलनाथ के बारे में, कांग्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। यहां एक बात मैं और कह दूंगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। कमलनाथ जी, मुझको लगता है कि जब उनकी तस्वीर सोनिया जी के साथ और आई थी तो शायद ये पूरी उम्मीद लेकर के आए थे कि उनको राज्यसभा मिल जाएगी या तो फिर कुछ और चीजों की बात करके आए थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की कि अब मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। तो मुझको ये लगता है कि किसी तरीके से लोड नहीं लिया गया। हमारे यहाँ, मैं अवध क्षेत्र का हूं, बड़ी एक मुहावरा है कि लोड नहीं लिया, यानी कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो उसके बाद ये सोचे कि अब मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी में जाने की ही बात करना शुरू कर दूं और उन खबरों को चला दूं। आपको भी पता है कि ये सारी चीजें, खबरें अचानक से नहीं चलती हैं और चलवाई जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में उनकी जाने की पूरी बातचीत चल रही थी, लेकिन बीजेपी के तमाम लोगों की ओर से, जिनमें कुछ सिख कम्युनिटी के लोग हैं और भी कई सारी चीजें रही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जाहिर सी बात है उनका विरोध तो रहेगा ही, इन सब को देखते हुए बीजेपी ने भी इनको लेने से इनकार कर दिया। तो आज ये उस दुविधा में फंसे हुए हैं कि अब कांग्रेस से निकल चुके थे एक तरीके से, और कांग्रेस अब इनको ले नहीं रही है, या कांग्रेस को मतलब ही नहीं है कि आप जा रहे हो कि लौट रहे हो कि क्या कर रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी ले नहीं रही है। तो इस जो ये एपिसोड है, मुझको लगता है कि ये दूसरे तमाम कांग्रेसियों के लिए भी एक नजीर होगी, और ये अच्छा है क्योंकि बहुत सारे यूथ्स को अब दूसरी तरफ आपको ले आता हूं मैं कि प्रयागराज की, इलाहाबाद की जी, मैं उसी शहर का रहने वाला हूं, वहीं पढ़ा लिखा हूं। उस शहर का अपना एक अलग महत्व है। उस शहर में आपको जो चेहरे दिख रहे हैं, आप देख लीजिए कि युवाओं की तादाद है। जिस जगह की वो तस्वीरें आनंद भवन की आपको दिखाई पड़ रही हैं, वो बहुत चौड़ी सड़कें हैं, बहुत इलाहाबाद मैं जो कहूंगा कि विजुअल ले आई जी, बिल्कुल जी, हाँ, जो चौड़ी सड़कों वाले इलाके हैं उनमें से एक आता है, और आपको देख रहे होंगे कि आप तिल रखने की जगह नहीं है।
और ये स्थिति तब है जब पिछले कई चुनाव से इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं निकल रही। ये तब की स्थिति, और बहुत मजबूत संगठन भी नहीं रह गया है। नेता वहां अभी भी हैं, लेकिन संगठन नहीं रह गया। बाकी नेता वहां कैसे हैं आपको पता ही है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन वो लोग एक झटके में निकल करके चले गए। लोगों के विरोध के बावजूद बहुगुणा जी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया, लेकिन जब सीएम पद से हटाया गया, उनके तमाम उनके खिलाफ जो बहुत सारी बातें हुई, तो उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके कहाँ गए आपको पता भी नहीं होगा कि विजय बहुगुणा जी भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर, किस पोजीशन पर, किस स्थिति में है। तो उस इलाके में जो युवाओं को का जो एक समर्थन दिख रहा था, वहां आप जान लीजिए कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं, और लाखों की संख्या में छात्रों का ये जो उत्साह है, तो ये इसको ऐसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। ये उत्साह दिखा रहा है कि लोगों को राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वोट में कन्वर्ट भी हो जाए तो ऐसे ही होता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए अलग से जादू होता है, इसी तरीके से माहौल बनता है। तो ये जो इस चीज को मैं जो सिंबॉलिक रूप में देख रहा हूं, ये राहुल गांधी की इस यात्रा में अब तक की उनकी यात्रा की सफलता के लिए ये सबसे बेहतरीन तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उस जगह पर है जहां एक तरीके से संगठन उनका कमजोर है। ये उस जगह पे है जो कि उनका कभी गढ़ रहा है, और ये वो जगह है जहां से लाखों युवा वहां पर जुड़े हुए हैं, और राहुल गांधी ने उन्हीं लाखों युवाओं को सीधे तौर पर संबोधित किया है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिससे खुद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर के और जो उसकी सफलता जो मिल रही है उसको लेकर के वो परेशान है। बाकी 400 और 370 सीटों की बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे प्रेम कुमार जी की बात की। ये तो 370 हटाने वाले हैं, 370 लाने वाले थोड़ी हैं, और कह भी नहीं सकते कि हाँ हम 370 ला रहे हैं। अगर ये नारा दे दें कि 370 लाएंगे तो उस नारे का भी एक दूसरा अर्थ निकलेगा। 400 सीटों का या 370 सीटों का अगर हम लोग देखें तो ये कहीं से भी इक्वेशन दिखाई नहीं पड़ता है। अब उन्होंने कहां से उसको जोड़ा हो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जहां पर ये सबसे ज्यादा प्रभावी है वहां पर ये सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच चुके हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और मध्य प्रदेश, गुजरात हो, जितने भी राज्य हैं। उसके बाद आपकी दक्षिण भारत में वो पैठ बनी नहीं है कि आप वहां से अतिरिक्त सीटें जीत करके ले आएंगे, चाहे भले आप भगवान राम की प्रतिमा दक्षिण भारतीय परंपरा से प्रेरित होकर के अयोध्या में लगवा दीजिए, चाहे कितना भी तमिल संगमम कर लीजिए, मुझको नहीं लगता है कि वो वोटों में तब्दील होने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि नॉर्थ ईस्ट जो एक प्रभावी इलाका बन गया था पिछले 10 सालों के भीतर, मुझे नहीं लगता है कि जो सफलताएं आप पा चुके हैं वहां 2014 और 19 में वो रिपीट होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी आपकी सफलता वो रिपीट नहीं होने जा रही है। तो ये 370 का जो उन्होंने सीटों की संख्या दी है वो लॉजिकली कहीं से फिट बैठती नहीं है। बाकी अब एग्जैक्ट 370 आ ही जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 300 पार पिछली बार नारा दिया था तो 300 पार कर गई, उसके पहले नारा दिया गया था कि बार मोदी सरकार, तो पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बन गई। तो ये बिल्कुल जो आप सीट दे रहे हैं और वही सीट पा जा रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा जादू अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो रहा है तो ये भी बहुत एक शोध करने वाला विषय। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी एक शोध का विषय है। और इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान आया है जो चल रहा है आज, वो ये बयान है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से मतदान करवाना है तो हम तैयार हैं। ये आज काफ़ी ये खबर भी चल रही है। तो ईवीएम और बैलेट पेपर और वोटिंग प्रक्रिया हमारे देश की, उस पर चर्चा आगे अभी होगी, लगातार होगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में एक चुनौती पेश करने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस मसले पे अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है, ईवीएम की चोरी का मामला भी है, और इन सब को लेकर आने वाले समय में चर्चा शायद और गर्म हो। एक बार फिर से प्रेम कुमार जी के पास आता हूं, फिर डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, बहुत सारी बातें यहां हो रही है, हमारे दोनों साथी पंकज चतुर्वेदी जी और समीरात्मज मिश्र जी दोनों ने जो बातें रखी हैं और आप भी रख रहे थे, इसमें एक गंभीर बात ये भी आती है कि कांग्रेस के यहाँ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोग निकल रहे हैं उसमें चाहे
आपने भी नाम लिया, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर या उससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से लेकर इन तमाम नेताओं को देखिए तो कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं हुई है। अशोक चौहान गए, कमलनाथ की स्थिति आप सब बयां कर रहे हैं, पंकज जी अभी बता रहे थे कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कह दिया है, खबर चल रही है कुछ बहुत जोर शोर से। तो इन सब को देखा जाए तो क्या कांग्रेस भी अपनी तरफ से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिसको जाना है, क्योंकि राहुल गांधी पहले बोल चुके हैं जिसको जाना है वो जाए, और ये चुनाव उस कारण भी और रोचक हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज या कहें तो बोझ G23 में कई लोग थे, हालांकि कुछ लोग अब सुधर गए ऐसा लगता है, तो ये सब अगर रहते हैं या चले जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। पंकज जी तो कह रहे थे कि 10 चले गए, बड़े बड़े गए, लेकिन कांग्रेस वही है। और बीजेपी में आप देखिए कि 10 के बाद 11वां नहीं गिन पाएंगे, हालांकि मैं तो 2 के बाद तीसरा नहीं गिन पाता हूं। आज एक तस्वीर पंकज जी बहुत वायरल हो रही है, शायद आप ट्विटर पे देखे होंगे, मोदी जी को माला पहनाया जा रहा है, एक साइड जेपी नड्डा है, दूसरी साइड राजनाथ सिंह साहब है। राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो माला अपने ऊपर ले रहे हैं, वो भी उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अरे हमारे अध्यक्ष साहब तो बाहर हैं, तो चलो खुद को बाहर कर लिया। दिखा देंगे अभी थोड़ी देर में उस तस्वीर को भी। तो वहां 2 के बाद तीसरा नहीं दिखाई देता, यहां 10 की बात क्या की जाए। ऐसे में प्रेम कुमार जी, कांग्रेस के लिहाज से, और उसमें भी क्योंकि ये 2014-2019 का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव है, और 24 के चुनाव को आप याद कीजिए, 2019 के चुनाव में वो बना हुआ नहीं था कि नहीं इस बार मोदी सरकार आ ही रही है। बाद में पुलवामा के बाद, ऐसे ही फरवरी का महीना था, धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ा था, लेकिन पुलवामा से पहले यह लग रहा था कि शायद मोदी जी जा रहे हैं। और अब ये तस्वीर देख लीजिए, जिस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए, जरा देख लीजिए, जो साथी हमारे नहीं देखे हैं। प्रेम कुमार जी की आवाज बढ़ा दीजिए। मैं इस तस्वीर को थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं जी बिल्कुल। इस तस्वीर में देखिए, माला लेकर के 3 लोग आगे आ रहे हैं, और उस माले के बीच में 3, एक पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, एक वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष, और बीच में प्रधानमंत्री जी हैं। अब अमित शाह जी को लगा कि भाई हमारा तो कोई पोजीशन ही नहीं बनता, तो वो इसके बीच में आए, तो किसी एक ने उस माला की जद को अमित शाह जी तक बढ़ाने की कोशिश की, इन्होंने फिर झटक दिया, और उसके झटक इतना जोर से दिया कि वो जेपी नड्डा जी के इससे बाहर हो गया, गर्दन से बाहर हो गया। तो सामने राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी के तेवर को समझते हैं, वो उनकी नजर से नजर मिलाए हुए थे, उन्होंने उनको भांपते हुए माला की जो गोलाई है कम कर दी और उसको नरेंद्र मोदी जी तक सीमित कर दी। और इस तरीके से माला, जिसकी जद में बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष आ रहे थे, वो दोनों बाहर हो गए, और एक और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी जो सब पर भारी थे, उन्होंने उस माले को नरेंद्र मोदी जी तक सीमित करके अपनी बेइज्जती बचाने के लिए, कि मेरी बेइज्जती ना हो, 3 लोगों पर माला जाए और मैं मुझ पर ना जाए, उन्होंने 2 नेताओं की जबरदस्त बेइज्जती कर डाली। ये इसको मैं एक्सप्लेन इसी रूप में करता हूं। अब आपके प्रश्न पर लौटता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे दिग्गज थे, और इन दिग्गजों के रहते हुए ही कांग्रेस की ये दुर्दशा है। जहां पर कांग्रेस खड़ी है उसमें ये लोग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आता जी। जब देखो चुनाव होता है तो जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आता। दूसरी तरफ बीजेपी ये दबाव बनाए रखती है, परसेप्शन बनाए रखती है कि कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी और गांधी परिवार को श्रेय मिलता है, हारती है तो गांधी परिवार को भी श्रेय लेना चाहिए। तो गांधी परिवार तो आकर के श्रेय लेता है हर चुनाव के बाद में, आपने देखा होगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी आकर के उस हार की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन ये नेता जो अपने आप को दिग्गज कहते हैं, वो जिम्मेदारी लेते कभी नजर नहीं आते। भाई पूरे प्रदेश में केवल कमलनाथ जी का बेटा जीते और पूरी पार्टी हार जाए तो शर्म किसके लिए है? क्या मतलब आपने क्या किया? पूरी कांग्रेस की शक्ति को एक अपने बेटे के लिए लगा दिया क्या? या एक प्रदेश में बेटा भी नहीं जीत पाता है
वो भी होता है, सारी की सारी सीटें हार जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमारी वजह से तो नहीं हारे, तो फिर ठीक है, राहुल गांधी की वजह से हारे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, बहुत दिनों तक पार्टी के बिना अध्यक्ष के पार्टी रही। अब नए सिरे से पार्टी को जिंदा करने के लिए राहुल गांधी ने एक रास्ता निकाला, वो चल रहे हैं। तो अब वो तथाकथित दिग्गज को लेकर के क्यों चले? आपके साथ तो लोग ही नहीं है, तो अब वो यूं ही चले, जिनको आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, क्यों रिक्वेस्ट भाव में जाए? ये जो बहुत लोग कोट करते हैं कि राहुल गांधी के उस बयान को, जिसमें वो कहते हैं कि जो जा रहा है सो जाए, मुझे सेंटेंस याद नहीं है, भाव ये है कि जो रहना हो रहे, नहीं रहना हो अपना, जिसको जाना हो जाओ। उसका मकसद यही है कि आप जब जिम्मेदारी नहीं ले सकते हार की, तो फिर नाकाम कर सकते हैं सड़क पर, तो जो करना करिए, रहिए नहीं रहिए, क्या फर्क पड़ता है ये इस हिसाब से। लेकिन इसको आप इस रूप में देखिए कि ऐसा नहीं कि ऐसी सोच के साथ में राहुल गांधी घर में बैठ के अगर इस सोच को रखते तो हम कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन वो घर में नहीं बैठे, वो सड़क पर पार्टी को बिल्डअप कर रहे हैं सैद्धांतिक आधार पर, और व्यवहार में भी सैद्धांतिक आधार पर भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि हम नफरत खत्म कर रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ उतरे हैं, अमीरी गरीबी की खाई को कम करने उतरे हैं, या फिर एक नया नारा जातीय सर्वेक्षण का उन्होंने दिया है, बेरोजगारों से कर रहे हैं, माने नीतिगत आधार पर भी कांग्रेस को समेट रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम यही कहते हैं कि ये सारे नेता जो अपनी जगह पे, अगर आप घर में बैठे रहोगे तब तो आप ऐसे ही दरकिनार हो जाओगे, चाहे पार्टी में रहो या ना रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर आप सड़क पर उतरेंगे तब जाकर के आप राहुल गांधी को मैच कर सकते हैं। आज कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की मेहनत को मैच करने का कंपटीशन है। जो इस कंपटीशन में रहेगा वही कांग्रेस के साथ आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। और यही भावना कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर रिवाइव कराने का एकमात्र सूत्र है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बीजेपी तो पूरी ताकत के साथ है ही, और फिर वो कंटिन्यू भी कर सकती है अगर, लेकिन राहुल गांधी एक राह को लेकर के हैं, कांग्रेस में ऊर्जा भरने का प्रयास सैद्धांतिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां भी है, ऐसा नहीं कि कमी नहीं है, कमी बहुत सारी है, लेकिन देख यही रहा है कि एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है जिसको शहजादा कह करके ठुकराया जाता था, जिसको चांदी का चम्मच से के साथ पैदा हुआ कह करके दुत्कारा जाता था, वो व्यक्ति वो संघर्ष दिखा रहा है, अनपैरेलल है, दुनिया में अनपैरेलल है, वो काम वो कर रहा है। ये अहमियत है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी यात्रा में लोगों से बातें करना और उनके बीच उनकी बातों को सुनना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम यहाँ करते हुए राहुल गांधी दिखते हैं। एक युवा की तस्वीर अभी हमारी टीम दिखा रही थी, ज़रा उससे क्या बातें हो रही हैं उसको स्क्रीन पे ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज में जब राहुल गांधी आज थे, वो भीड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे ज़रा ले आइए स्क्रीन पे वो तमाम तस्वीरें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्या कुछ बातें हो रही हैं, इस युवा को लेकर के राहुल गांधी अपने जीप पर ले आए और यहाँ अपनी बात रखते हुए, ये सब क्यों यहाँ ज़रूरी और क्या यहीं से, क्योंकि एक तुलना तो होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि अरे मोदी जी की बात आप क्यों करते हैं, लेकिन आप तुलना नहीं करेंगे कि कौन कमज़ोर कौन मजबूत, तो फिर आप युद्ध जो है, अगर आप सियासत में भी चुनावी मैदान में हैं तो युद्ध ही है, और उसके लिए रणनीति आप कैसे बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, कई लोग आप लोग नाराज़ भी होते हैं कि आप मोदी को मत दिखाए कीजिए, हमारी मजबूरी है क्योंकि सामने उन्हीं की सरकार है तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सुनते हैं जरा राहुल गांधी और इस युवा के बीच बातचीत क्या चल रही है, सुनिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव भी इसीलिए बंद कराया गया सर। एक भी वाइस चांसलर कभी दलितों ओबीसीओ का नहीं सुनते हैं, वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते हैं सर। कोई काम नहीं होता सर, पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से सर, बोला जाता है कि सर। तो मैंने सुनिए, पता है आपका हथियार क्या है? हथियार का नाम जानते हो? जाति जनगणना, ये आपका हथियार है। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी, दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागीदारी। आप सुबह उठो और अपने आप से सवाल पूछो, 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है, यह सवाल पूछो आप।
बोलो बोलो। सिर्फ 2% है सबका मिला करके, सभी दलित ओबीसीओं का सिर्फ 2% धनी सभी के पास है, बाकी सारे इन अडानी अंबानी इन पूंजीपतियों के पास पड़ा हुआ है, जो सब पड़ा हुआ है इनके पास सर। और आपको ये आस्ते आस्ते भूखा मार देंगे, आपको भूखा मार देंगे। तो आपको अपना हक लेना है, इसीलिए सबसे बड़ा कदम, और आप अपने सब दोस्तों को बताओ, जाति जनगणना देश का एक्सरे है, इससे सारा का सारा पता लग जाएगा। आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास। समीर जी शायद आप देख रहे होंगे, ये आपके शहर की तस्वीर है और ज़बरदस्त भीड़ राहुल गांधी की सभा में, राहुल गांधी ये सभा नहीं बल्कि यात्रा है, उसमें आपके पास भी आऊँगा। इस तस्वीर पे आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या यहाँ मुद्दा जिसको लेके छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी आए थे, मध्य प्रदेश भी आए थे जो उस समय चुनाव था, जाति आधारित जनगणना, और ये युवा जो बात कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं कैसे, चाहे दलित हों, आदिवासी हों, चाहे ओबीसी हों, उनका कैसे दमन होता रहा है, और आज भी चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो या कोई और हो, उन सब में इन सब का दमन होता रहा है। और एक क्या नब्ज को पकड़ते हुए राहुल गांधी, जो एक नब्ज उन्होंने पकड़ी है, उससे कांग्रेस की नैया पार लगाते हुए दिखाई देते हैं राहुल गांधी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो पहला पार्ट था वो निकला था कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक। दो बहुत महत्वपूर्ण शहर थे निश्चित रूप से, मतलब कन्याकुमारी जहां पर हमारे इस आधुनिक भारत के सबसे बड़े जो आध्यात्मिक नेता रहे विवेकानंद की तस्वीर के साथ मूर्ति के बाद उन्होंने यात्रा की, और श्रीनगर को तो निश्चित रूप से अविभाज्य हिस्सा बनाने में जो कांग्रेस का योगदान था उसको याद किया गया। अभी जो दूसरी यात्रा निकाली गई वो मणिपुर, हिंसा से पीड़ित मणिपुर से निकलकर मुंबई में खत्म हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों यात्राओं में अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में अगर किसी को कहूंगा तो प्रयागराज में है। उसका कारण है, अगर कोई ये कहता है कि नेहरू परिवार ने क्या किया देश के लिए, तो उनको उस 19 बीघा में बने हुए आनंद भवन को ले जाके दिखाना चाहिए, जिस समय जो नेहरू जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू जब 10 साल के हुए थे उस समय मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था 20,000 रुपए में, और उसके बाद सारा का सारा देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो वहीं से लड़ा गया। और उसके बाद लगभग 1930 में उन्होंने उसको राष्ट्र के नाम दे दिया, और 1942 में उस आनंद भवन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, और 1947 के बाद जब आजादी मिली उसके बाद ही उसे छुड़वाया जा सका था। उस भवन का महत्व यह है कि वहां पर एक बहुत बड़ा जो आधुनिक भारत का हम कहें कि सबसे रईस व्यक्ति था, वो अपने आप जो है वो जनता के साथ जुड़ गया था। उसने दरवाजे खोल दिए थे जनता के लिए। जब तक जवाहरलाल नेहरू जेल में रहते थे, मोतीलाल नेहरू जैसा व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति चटाई पे सोता था, कहता था, दरी बिछा के सोता था कि जब तक जवाहरलाल नहीं छूटेगा मैं नीचे जमीन पर सोऊंगा। एक तरह से जो उच्च वर्गीय भारत हम जिसको कहते थे उसका प्रतिनिधित्व करने वाला परिवार वो जनता से जुड़ा। आज राहुल गांधी जिस प्रयागराज पर खड़े हैं और लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ये बता रहा है कि जिस प्रकार से पहले नेहरू परिवार ने लोगों में चेतना जगाई थी, स्वतंत्रता के प्रति अलख जगाई थी। और एक और बात बता दूं कि आनंद भवन वो जगह है जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता के नाम से पहला भाषण लिखा था और भारत को आजादी का महत्व समझाया गया था। आज जिस युवक के साथ बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो लड़का देखिए वो जान गया है कि हमारे सारे संकटों की जड़ कहां पर है, और बता रहा है कि सारा का सारा धन जो है वो अदानी और अंबानी के पास पहुंच चुका है, और इसलिए हम गरीब हैं। केवल 2% जो है वो बाकी लोगों के पास है। इसका मतलब यह है कि जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के बारे में जो लोग हैं वो क्या समझेंगे, तो उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए, इस लड़के के युवा की बात समझनी चाहिए। ये युवा जो है ये भी यहीं से निकला हुआ है, जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र कहते हैं, जिसे हम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने वाला कहते हैं, लेकिन वो जान रहा है कि आज हमारी समस्याओं की जड़ क्या है। दूसरी बात, यहां पर पहुंचकर राहुल गांधी की एक और छवि खत्म होती है। हालांकि वो छवि उन्होंने काफी पहले खत्म कर दी। उनके बारे में एक आरोप लगाया जाता था कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, सातत्य नहीं है, अनवरत काम नहीं करते। लेकिन आप देखिए कि पहली यात्रा पूरी की, दूसरी यात्रा में आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 20 मार्च को खत्म होगी, लगभग 1 महीना और बचा हुआ है। वो लगातार अपने मुद्दों को उठा रहे हैं, विमर्श को सघन कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं।
आप याद कीजिए, अभी अबू धाबी गए थे नरेंद्र मोदी ने वहां पर सबके सामने कहा कि पूरी दुनिया में समावेशी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें चाहती है जनता। और ठीक उसके अगले दिन जो है सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है कि जो चुनावी बॉन्ड जो जारी किए गए हैं इस सरकार के द्वारा, वो और कुछ नहीं, वो रिश्वतखोरी है। जिस रिश्वतखोरी का संकेत पहले ही राहुल गांधी अपने ट्वीट में आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले दे चुके थे। इसका मतलब है कि अब राहुल गांधी को ध्यान से सुना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ये सारी जितने इवेंट बाजी है ये लोगों को समझ में आ रही है। और इसके बाद भी अगर कुछ लोग जा रहे हैं, चाहे कमलनाथ हो, चाहे अशोक चौहान हो, मिलिंद देवड़ा हो, जितिन प्रसाद हो, ये सारे जो जा रहे हैं उसका कारण यह है कि आज जो डिमांड कर रही कांग्रेस अपने नेताओं से, उसमें खड़े नहीं उतर रहे हैं। इसका फायदा यह हो रहा है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है और नेतृत्व देखिए अब चारों दिशाओं में फैल रहा है। उधर रेवंता रेड्डी खड़े हो रहे हैं, इधर भूपेश बघेल खड़े हो रहे हैं, उधर वाई शर्मिला खड़ी हो रही है। इस प्रकार से जो पहले की जो कांग्रेस थी कि जो सारी की सारी शक्ति अपने पास केंद्र में दिल्ली में रखती थी, अब उसको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अगर कोई ये कहता है कि यहां पर आपको केवल युवा नेताओं की जरूरत है जो राहुल गांधी जैसा जवान हो, राहुल गांधी जैसा चल सके, तो ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया है कि 83 साल की उम्र में भी अगर आप विचारों से जवान हैं तो तभी आप इस कांग्रेस के लिए बने हैं, वरना आपके लिए इस कांग्रेस में जगह बिल्कुल नहीं है। अब मुझे सही पूछेंगे तो मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोग, बहुत सारे लोग जो निकल रहे हैं उसकी जगह पे इन नए लोगों को मौका मिलेगा। जयराम रमेश जो है वो भी उम्र दराज व्यक्ति हैं, लेकिन वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कन्हैया कुमार आ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत आ रहे हैं, पवन खेड़ा आ रहे हैं। धीरे धीरे जो है लड़ने वाली कांग्रेस, जिसको हम आजादी के समय देखते थे या आजादी के पहले देखते थे, या 1977 के बाद जब इंदिरा गांधी ने जब नए तरीके से कांग्रेस को गैल्वेनाइज किया, ट्रांसफॉर्म किया और वापस सत्ता हासिल की, वो कांग्रेस बन रही है। लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें समय लग सकता है, मैं नहीं कह सकता कि 2024 में ही वो टास्क पूरा हो जाएगा। क्या हो सकता है, लोकतंत्र की लड़ाई कई देशों में बड़ी लंबी खींचती है, ये हो सकता है कि इनको आगे और लड़ना पड़े, लेकिन बहुत सारे शुभ संकेत जो हैं उन्हें देखे जाने की जरूरत है। वो अंडर करंट है, कांग्रेस की अहमियत बढ़ रही है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है और अब लोग जान गए हैं कि आपको जो भी छोड़ना है जाए, इंडिया से गठबंधन से आप छोड़ के जाना चाहिए। लीड जो है कांग्रेस के हाथ में रहेगा, जो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करेगा वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा रहेगा और जो इसके लड़ने का मानता रखता है वही कांग्रेसी लोग जो है सही मायनों में इस पार्टी के कार्यकर्ता कहलाने के लायक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने आज की सबसे बड़ी समस्या है वो है एक मजबूत और उभरती हुई कांग्रेस, जिसके अंदर नया खून आ रहा है। और अच्छी बात है कि इसको मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कह रहा हूं कि नया पुराना खून जो है निकाला जा रहा है, नया खून आ रहा है। यही कांग्रेस को बनाएगा और अच्छी टक्कर 2024 में हम इसके बावजूद देखेंगे, चाहे कोई आए चाहे कोई जाए। राजीव जी, नया खून आ तो रहा है लेकिन पुराने खून को निकाला थोड़ी जा रहा है, वो खुद ही निकल रहे हैं और डर दिखा रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी का, या बहाना क्या है वो तो वही जाने, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अमलेंदु जी, जल्दी से जरा आपके पास आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति 80 सीटें और उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी दिखाई देता है और ऐसे में राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त स्वागत। कल भी हमने देखा, वाराणसी में थे, वहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ थी, जनसमर्थन था, और आज इलाहाबाद में हम देख रहे हैं। ऐसे ये यात्रा अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ भी आएगी, तो कैसे देखा जाए, क्या यहाँ और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में जुड़ने वाले हैं? कल 19 तारीख है, कल ही जुड़ने वाले हैं जहाँ तक खबर है। तो क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ खबरें हैं, वो भी ज़रा बता दीजिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस यात्रा से कुछ कांग्रेस पार्टी पे या इंडिया गठबंधन जिसमें आज की तारीख में समाजवादी पार्टी है उस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है? आवाज नहीं आ रही। प्रभाव नहीं पड़ रहा होता जी, ठीक है आ रही है। और अगर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके की बेचैनियां नहीं होती कि कांग्रेस का रिजेक्टेड माल से जो वो अपना डंप यार्ड भरते हैं। तो कांग्रेस का जो रिजेक्टेड माल है उससे वो अपना डंप यार्ड भर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का खजाना खाली हो रहा है। तो कांग्रेस का खजाना खाली नहीं हो रहा है राजीव जी। आप देखते हैं कढ़ाई में जब उफान आता है, आप चाशनी बनाइए तो गंदगी जो होती है वो तलछट जो होती है वो ऊपर आने लगती है और उसको फिर जो वो छलनी से निकाल के जो बाहर फेंका जाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सारे तलछट को जो है वो अपने ला करके भर रही है और अपने यहाँ जो विद्रोह की स्थिति पैदा कर रही है। तो देखा ये जाना है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी अगर
2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद होगी, तो वो कौन सी भारतीय जनता पार्टी होगी? उस भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कितनी होगी? ये मोदी पार्टी है, ठीक है, मोदी पार्टी ऐसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, तो इसका नाम बदले, फिर मोदी भारतीय जनता पार्टी नाम बदले इसका फिर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अंदर बहुत ज्यादा जो है महसूस कर रहा है एक तरीके से घुटन जो है। अब ये जो आप विजुअल दिखा रहे हैं राजीव जी की, वो राजनाथ सिंह जो है वो आ जाते हैं, पहले कोशिश करते हैं माला के अंदर घुसने की, फिर देखते हैं कि माला के अंदर तो नड्डा साहब भी नहीं है और अमित शाह भी नहीं है, तो फिर निकाल के बाहर कर देते हैं। एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है राजीव जी, वो वायरल हो रहा है कि वो अमित शाह जी हाथ हिला रहे हैं, नड्डा जी साथ साथ चल रहे हैं, फिर नड्डा जी उनसे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, फिर नड्डा जी हाथ हिलाने लगते हैं, तो अमित शाह उनका हाथ पकड़ करके जी, वो पुराना वीडियो रायपुर का है वो वीडियो जी, हाँ रायपुर का, तो वो भी अभी वायरल हो रहा है। तो अब ये भी हो रहा है, तो अब पता नहीं यहाँ कौन राजीव जी बॉस है और कौन क्या है, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल बहुत ज्यादा मची हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से दक्षिण को मथा और बहुत लंबा समय उन्होंने दक्षिण में दिया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, पहली वाली जो यात्रा थी, और उसके परिणाम देखने को मिले। और ये भी कहा जा रहा है राजीव जी, आज जैसे कि संजय राउत का बयान था, जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ जो है ठीक से काम करते तो मध्य प्रदेश कांग्रेस हार नहीं सकती थी। ये बाहर का एक व्यक्ति जो है दूसरे दल का, उसका ये कहना है, ये कांग्रेस के किसी अंदर के व्यक्ति का कहना नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि कमलनाथ जो वहां काम कर रहे थे उसका परिणाम क्या जो थे वो निकलने थे, और कमलनाथ ने वहां क्या काम किए। तो ये जो चीजें सामने आई। दूसरा राजीव जी, मुझे ये लगता है कि शायद कांग्रेस जो है कोई बड़ी रणनीति के तहत अपना रिजेक्टेड माल जो है वो धीरे धीरे करके सब सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब देखिए अशोक चौहान भी थे, वो मिलके आए थे दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से, मिल के आए, मालूम पड़ा चले गए वो भारतीय जनता पार्टी में, तो बता के आए होंगे कि भाई मेरे पास दिक्कत है, मैं जा रहा हूं। तो कांग्रेस ने कहा बिल्कुल जाओ, फौरन से पहले जाओ। कमलनाथ जी भी मिलके आए सोनिया गांधी से, और उसके बाद खबरें चलने लगी कि ये भी जा रहे हैं, तो इनसे भी कहा गया होगी जाओ, बिल्कुल जाओ, शौक से जाओ, दौड़ के जाओ। तो ये कुल मिला के लगता है कि शायद कांग्रेस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसके भी जो है कुछ भेदिए बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की चीजें जो है वो कांग्रेस को आकर के बताते हैं, और कांग्रेस भी उसी तरीके से तैयारी करती है कि कौन सा रिजेक्टेड माल जो वहां भेजा जाना है। तो अब कांग्रेस के अंदर भी जो है बहुत सी चीजें हो रही हैं। बहरहाल हर पार्टी की राजीव जी अपनी एक रणनीति होती है, उस पर काम करते हैं और किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर के जाना है क्या है। अब राजीव जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी हैं, बनारस में जिस तरीके से उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, इलाहाबाद में जिस तरीके से जबरदस्त स्वागत हुआ, और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि राहुल गांधी का स्वागत ही नहीं हो रहा है, राहुल गांधी जिस तबके के लोगों से बात कर रहे हैं, अब अचानक से उन्होंने एक छात्र को ऊपर बुला लिया। इलाहाबाद में जानते हैं कि छात्र में बहुत बड़ी संख्या में बाहर से आकर के लोग रहते हैं, और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले वहां किस तरीके के वीडियोस सब वायरल हुए थे, छात्रों को किस तरीके से पुलिस ने उनके हॉस्टल्स में घुस करके मारा था, और जो पीजीज में रहते थे वहां भी घुस करके मारा था। तो यानी उन छात्रों के बीच राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, उनकी बात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो छात्र गुस्से में जो है वो जाने क्या क्या बोल जा रहा है, यानी उसके दिल के अंदर जो गुबार था वो उसने राहुल गांधी के सामने जाकर के निकाल के रख दिया। तो ये जो उस छात्र का गुबार निकला है राजीव जी, ये सिर्फ उस छात्र का गुबार नहीं है, उस जैसे सैकड़ों हजारों छात्रों का गुबार जो है वो राहुल गांधी के सामने निकला है, और ये पूरे देश के सामने ये उस छात्र का गुबार पहुंचा है जाकर के। तो राहुल गांधी एक तरीके से कहा जाए इस यात्रा के जरिए आम लोगों से मिलकर के और समाज के विभिन्न तबकों से मिलकर के और सीधे सीधे उनको देश से रूबरू करा करके मुद्दे जो हैं वो भी तय कर रहे हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव किन मुद्दों के आधार पे लड़ा जाएगा, और जनता की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के आधार पे राहुल गांधी अपनी नीतियां तय कर रहे हैं। तो ये नीतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर से बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करने वाली होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आम आवाम के इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फर्जी जो है कि साहब बहुत देश में नाम हो गया, अब नाम किस बात में हो गया ये किसी को नहीं पता है, मोदी जी को भी नहीं पता है कि मोदी जी का नाम किस मामले में हो गया। तो ये फर्जी जो गर्व करने की चीज है, अब बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो 1000 साल के बाद जो है कोई हिंदुओं को गर्व करने की बात दी, यानी कि आप 1000 साल तक हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। 1000 साल तक जो हिंदुओं ने काम किए आप उनका अपमान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी की वजह से हिंदुओं को गर्व हो रहा है। अरे मोदी जी तो आज आए कल चले जाएंगे, हिंदू तो 5000 साल से है, और बताया जाता है सदियों से हिंदू तो या तो कई लाख साल की है, त्रेता और सतयुग कौन कौन से द्वापर युग सबसे हैं। तो आप जो है वो सबसे बड़े आपने मोदी जी बना दिए, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है उनसे भी बड़े आपने मोदी जी बना दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिसके कर रही है जी, मुझे लगता है कि ये उलझ रही है,
और ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि इसको किन नीतियों को लेकर के और किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, जबकि राहुल गांधी स्पष्ट लाइन खींचते चल रहे हैं कि हमको इन मुद्दों को लेकर के जाना है, और लगातार राहुल गांधी जिन मुद्दों को रेखांकित कर रहे हैं उनसे हट नहीं रहे हैं, चाहे आंधी आए या तूफान। जी 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 बिल्कुल, आना चाहता हूं हमारे दोनों साथियों के पास एक बार फिर से। पहले पंकज जी आपके पास। पंकज जी, इंडिया गठबंधन की बात होती रही, इधर इंडिया गठबंधन के सामने मजबूती दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि एनडीए गठबंधन की बैठक, एनडीए की भी बैठक उन्होंने इधर उधर इंडिया की बैठक चल रही थी मुंबई में, इधर इन्होंने बैठक बुला ली थी, मुंबई नहीं शायद बेंगलुरु में चल रही थी, और इन्होंने बुला ली थी दिल्ली में। और उसके बाद अब धीरे धीरे एक बात यहाँ जो साफ दिखाई दे रही है, जो आप अपने पहले वक्तव्य में कह भी रहे थे कि जो यूपीए है वो सामने नजर आएगा, और वो सामने नजर भी आ रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों आमने सामने बहुत मजबूती से दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी एक लाइमलाइट में या मीडिया में नहीं है, उसके बाद भी कम से कम सोशल मीडिया में राहुल गांधी धूम मचाए हुए रहते हैं, वो दिख भी रहा है। हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा वाजिब है इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये खबरें भी हैं जो दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंचती हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को ज़रा मैं आपके ज़रिए भी समझना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट राज्य है, वहाँ राहुल गांधी ने पहले 11 दिन कहा था कि हम 11 दिन रहेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा वहाँ पर शॉर्ट किया गया है उनकी यात्रा को। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ कांग्रेस अपनी जो पुरानी जो उसकी एक ज़मीन थी जो बंजर हो गई है, उस ज़मीन को यहाँ राहुल गांधी की इस यात्रा से थोड़ा सा उपजाऊ बनाते हुए दिखाई देती है? रिजल्ट क्या होगा ये आने वाले समय में, मैं वो भी नहीं आपसे नहीं पूछूंगा कि 2009 में 27 सीटें ले आई थी कांग्रेस, तो क्या उतनी लेके आ रही है, वो भी नहीं पूछ रहा हूँ। 3 ला रही है कि 4 ला रही है, ये भी नहीं पूछ रहा हूँ। लेकिन जो उपजाऊपन है वो दिखाई दे रहा है क्या? कांग्रेस का उत्तर प्रदेश किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और राहुल गांधी की ये यात्रा इस आगामी चुनाव के लिए कितनी महत्व रखती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से? पंकज जी, प्रियंका जी ने पूरी जी जी आ रही बिल्कुल। पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रियंका ने वहां पे लीड किया था, और प्रियंका के सभी शो में अच्छी खासी भीड़ होती थी, उसके बावजूद वहां पे 1.5% से अधिक वोट नहीं मिल पाया था। एक ये चैलेंज था, और उसका कारण ये था कि अजय आज भी हम जो चुप संगी होते हैं, कुछ लोग होते हैं चुप संगी, कुछ होते हैं छद्म संगी जी, और कुछ होते हैं उजागर संगी। तो चुप संगी से जब पूछो तो बोलेंगे हाँ यार बेरोजगारी तो है, छुट्टा सांड बहुत परेशान करे थे हमका खेत में, लेकिन हमारे पास विकल्प कहाँ है। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा में जब भीड़ जुड़ती है तो इस तरीके का परसेप्शन बनाकर अनायास मोदी जी को एकमात्र नेता बनाने वालों को जवाब मिलता है, यार इसके सामने यदि 10,000 लोगों की भीड़ आ रही है तो ये कुछ तो होगा। एक चीज। दूसरा चीज है कि कांग्रेस के सामने जो बहुत बड़ा चीज थी कि उत्तर प्रदेश में एक नया नेतृत्व कैसे तैयार हो, क्योंकि पुराने नेतृत्व के साथ जितने प्रयोग किए बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। आप देखते हैं कि जिस लड़के का आप चेहरा दिखा रहे इलाहाबाद में, वो राहुल गांधी के बगल में खड़े होके बोल रहा है। ये एक ऐसा प्रयोग है कांग्रेस का जिससे वो एक नया नेतृत्व तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति, जो युवा 21-22 साल का 5 मिनट राहुल गांधी के बगल में खड़ा होके बोल रहा है और जिसकी विजुअल्स पूरे देश में जा रहे हैं, तो आप मान के चले कि वो एक पहचान बन गया है। नया नेतृत्व ऐसे ही बनता है जी। ठीक है, एक इस प्रकार के लोगों को आवाज देकर एक नेतृत्व की ओर बढ़ाना भी एक नया चीज है। तो पहला चीज है कि जो विकल्प की बात करते उनका जवाब ये भीड़ देती है, दूसरा नेतृत्व की बात करते उनका जवाब देती है। तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ा मसला है वो ओबीसी वोट एक बड़े स्तर पर है और वो एक निर्णायक वोट होता है। कभी लोधी और
इस किस्म के वोटों से बीजेपी एक बड़े हिस्से पे कब्जा करती थी। इसके बाद में अब उनके साथ में पटेल और यादवों के एक बहुत बड़े वोट है। ये जान के चलें कि पल्लवी पटेल का आना इलाहाबाद के आसपास के यादवों के पटेलों के वोट के ऊपर एक आशान्वित कांग्रेस को कर सकता है। दूसरी चीज, जिस तरीके की बनारस और इलाहाबाद में, माफ करना मेरे मुंह से इलाहाबाद ही निकलता, प्रयाग निकल नहीं पाता है, तो वो इलाहाबाद में जो जिस प्रकार के खासकर युवाओं की जो भीड़ आई है, वो चूंकि कभी अखिलेश यादव भी दावा करते थे कि इलाहाबाद उनका गढ़ रहा है, जाहिर है वो वहां पे चुनाव भी जीते और उसके बाद में यूनिवर्सिटी में भी उनके कैंडिडेट रहे। लेकिन एक चीज से उन्होंने स्थापित किया कि जिस प्रकार से कांग्रेस को ग्रांटेड ले रही थी समाजवादी पार्टी, अब ग्रांटेड नहीं लेगी, इसका एक असर होगा। और यदि कुर्मी और यादव और मुस्लिम इस तरीके के वोट के साथ एक बात होती है, क्योंकि इसका 2 चुग्गे ओबीसी वोट के लिए राहुल गांधी ने बड़े सुंदरता से हर जगह कह रहे हैं। एक तो जातीय जनगणना की बात, और दूसरी उन्होंने एक बात उछाल दी है कि मोदी जी जन्म से ओबीसी नहीं है, वो बाद में बने जी। वो एक मैसेज है ना, कि भाई आप तो जन्म से ओबीसी है, वो जन्म से थोड़ी ना है। तो वो जो हर जगह कार्ड खेलते थे कि मैं भी ओबीसी हूं, तो उस तर्क का लोगों के पास में, बीजेपी के पास में भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये जो बनारस और इलाहाबाद का जो शो है, वो एक प्रकार से युवा, मुस्लिम और कुर्मी, और चूंकि वहां पर अजय राय के कारण बड़ी संख्या में जो भूमिहार लोग हैं, उनका भी उस रैली में बड़ा योगदान रहा है। अजय राय की अपनी भी पकड़ है कुछ इलाकों में। तो उस तरीके से देखते हैं कि ये जो भीड़ है, उन लोगों को आश्वस्त करती कि यदि आप विकल्प की तलाश में हैं, तो आप ये मत करो कि कौन है, आप हैं, आपके पास में विकल्प है जी। और वो सामने है। तो इस रैली का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर होगा। मुझे लगता है कि यदि जैसे राहुल गांधी का अभी तक तो कोई चेंज नहीं हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आने का उनकी फिर से योजना बनी है, वो एक बहुत निर्णायक होगा। जयंत चौधरी के जाने के कारण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, जैसा बिहार में कहते हैं ना, रोहू का मूड मिल गया, तो रोहू का मूड नहीं मिला है। वहां एक और समस्या खड़ी हो गई कि जो ऑलरेडी जाट नेता पहले से वहां पर संजीव बालियान काम कर रहे हैं, जैसे वो लोगों को खतरा लग रहा है, क्योंकि अब तो जयंत साहब कहते हैं कि उनकी पत्नी उसी सीट से चुनाव लड़ेगी जहां से संजीव बालियान लड़ते हैं, है ना। अब बागपत से यदि सत्यपाल सिंह जयंत चौधरी से हार चुके हैं, अब सतपाल सिंह को क्या करोगे? अब सतपाल सिंह को सड़क पे लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सतपाल सिंह बंबई से आया हुआ है। बंबई से आके उनको टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि उनके पास में बहुत सारे राज हैं बंबई के भी, जो भारतीय जनता पार्टी बंबई में खेलती रही है जी। यहाँ पे बहुत सारे गणित अलग किस्म के भी हैं। तो जाटों की राजनीति में जयंत चौधरी को यदि वो उतना हाई हैंड दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी सफलता मिले, क्योंकि चौधरी साहब की, चरण सिंह की जो पकड़ थी वो जाट प्लस मुस्लिम पे थी, और इस समय वेस्टर्न यूपी का मुसलमान कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं, देश का मुसलमान एक पार्टी की तरफ देख रहा है, वो कांग्रेस है। उसमें हो सकता है कि वो 80% हो सकता है वो 90% हो, लेकिन हो सकता है 70% हो, लेकिन 70 से नीचे नहीं है। और ये कई राज्यों में बात करके उसके बाद मैं बता रहा हूँ, कई जगह कई मुस्लिम संगठनों से और मुसलमान दूसरे मतलब इंडिविजुअल से भी बात करके ये साफ समझ में आ रहा है कि एक पार्टी की तरफ वो जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो वो बीजेपी को तो कतई नहीं देंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी अगर साथ में न रहे तो शायद समाजवादी पार्टी को भी नहीं देंगे, ये भी है। आना चाहता हूं समीरात्मज मिश्र साहब के पास में, जरा आपसे समझूं। शुरुआत में जब वो विजुअल दिखा रहा था प्रयागराज का, और अभी हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे थे, और उनके बाद अमलेंदु उपाध्याय जी भी, कि पिछले चुनाव के समय आपने देखा, हम लोगों ने देखा कि कैसे
हॉस्टल में घुस करके छात्रों की पिटाई हुई थी, एक अलग विजुअल आपको याद होगा। और हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अलग रहीं और बीजेपी की जीत हुई। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 3-4 बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें एक वाराणसी तो है ही क्योंकि वहाँ से मोदी जी आते हैं। अब अयोध्या एक बड़ा सेंटर इसलिए भी हो गया है क्योंकि इस बार वो एक प्रयोग है, नया प्रयोग, मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। और इलाहाबाद है या प्रयागराज कहें, ये है। कुछ एक और सिटी हैं, कानपुर है और भी हैं, लखनऊ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर राहुल गांधी की इस यात्रा में ये प्रयागराज, जहाँ से आज इनकी शुरुआत हुई है, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है समीर जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक और भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ से जब राहुल गांधी की यात्रा बाहर निकलेगी, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पिछले चुनाव में, वो फ़ायदा नज़र नहीं आया। एक भीड़ आती है, एक समर्थकों की भीड़ कह ले, वो आती है चली जाती है। वोट में तब्दील होना, वोटर्स आपको, ये वोटर्स बन जाएं आपके हिसाब से, आपके लिहाज से, अगर वो आ जाएं वोट दें, तब तो बात होती है ना। क्या यहाँ पे वो सब दिखाई देता है? लोगों की भीड़, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत, राहुल गांधी की यात्रा, पुरानी यात्रा को भी जरा जोड़ लीजिए, उसके प्रभाव को जोड़ लीजिए, उस हिसाब से इसकी समीक्षा चाहता हूँ आपसे। राजीव जी, अगर आप कभी जाइए इलाहाबाद, अगर हम उसी शहर की बात करें, उसी के इम्पोर्टेंस की बात करें, और वहां लोगों से आप मिलिए, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों से, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। चूंकि आपको ये पता ही है कि एक पूरे उत्तर प्रदेश में ही खास तौर पर अगर हम देखें तो एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक था, पहले तो वो बसपा की ओर गया, दलितों का, उसके बाद दलितों और सपा के बीच में माइनॉरिटी वोट्स का बंटवारा हुआ, और जो फॉरवर्ड क्लास का वोट था वो बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में चला गया भारतीय जनता पार्टी की ओर। वो कुछ तो पहले से भी सपोर्टर था बीजेपी का, जो कांग्रेस को नहीं चाहता था और बीजेपी को ही देता था, चाहे बीजेपी कमजोर रहे चाहे मजबूत रहे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फ्लोटिंग वोट्स जो है वो इस अपर कास्ट के जो है वो गए हैं। आप उन लोगों से बात करके और देखिए तो अक्सर, चूंकि मैं लगभग हर चुनाव में वहां जाता हूं जी, और वैसे भी जाता रहता हूं, तो कई लोग ये कहते आपको मिलेंगे कि क्या किया जाए। ये विकल्प वाली बात वास्तव में होती है। वो अपना विकल्प अगर दोबारा देखते हैं तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद सपा को नहीं चाहते हैं, बसपा में भी नहीं चाहते हैं, कभी देना हुआ कैंडिडेट है, कोई समीकरण ऐसे बने हैं विवशता में तो भले दे दिए, लेकिन वो देना नहीं चाहते। तो उनको लगता है कि कोई अगर हमको जरा भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़े तो हम उसकी ओर जाएंगे। तो और ये जो मजबूती आज वाली है, ये इस लिहाज से मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट मान रहा हूं कि राहुल गांधी ने सीधे युवाओं को, और उन युवाओं को, लाखों युवाओं को जो वहां रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का क्या हाल है, और लोग देख रहे हैं कि वो इतना एक पूरे देश का एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसी समय कहा जाने वाला आज अपने पतन के न जाने किस दिशा में जा चुका है जी। इन सब चीजों को देखते हुए अगर वो यूथ को फोकस कर रहे हैं और यूथ अगर उनकी तरफ आकर्षित हो गया और लोगों को लगा कि हाँ यूथ भी कांग्रेस की तरफ है, तो उसको मजबूत होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जैसा या बहुजन समाज पार्टी जैसा संगठन बहुत ज्यादा मजबूत पहले भी कभी नहीं रहा, कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसको जहां जरा सा अगर दिखाई पड़ा लोगों को, जो उसके समर्थक लोग हैं, जो उसकी नीतियों को, उसकी कार्यशैली को पसंद करते हैं, तो उनके वापस लौट करके आने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी। और एक बात और भी है कि इस कम से कम इस लोकसभा चुनाव की बात भले ही अभी तक कन्वर्ट ना हुआ हो, लेकिन आप ही कह रहे थे और वो उस बात का मैं समर्थन करता हूं, आप बड़े उलेमाए और जो वोटों को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनको छोड़ दीजिए। आप आम मुसलमानों से अगर मिलिए तो लोकसभा चुनाव में उसने किसी को मन बनाया है अगर वोट देने का तो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए गठबंधन में भी जो पार्टी उसके साथ रहेगी मैक्सिमम वोट वही पाएगी, बाकी दूसरे पाने वाले नहीं है। तो ये चीजें कब किन चुनावी समीकरण को प्रभावित कर दें, उसको बदल कर रख दें, इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा
आपको आखिर में उदाहरण आपको देना चाहूंगा। वोटों में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 2018 को ध्यान में रखें, 2018 में बाई इलेक्शन हुए थे उसी इलाहाबाद में, फूलपुर में, तहसील में। इलाहाबाद का एक बड़ा हिस्सा शहर का फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, विश्वविद्यालय का पूरा इलाका उसी में आता है। वहां कुछ परीक्षार्थी महीनों से धरने पे बैठे हुए थे, उसी समय बाई इलेक्शन हो रहा था। और आपको पता है कि उस समय फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे, वो डिप्टी सीएम बन गए थे, उनकी जगह वो खाली हुई थी। उसके बाद गोरखपुर में भी ये सीट बुरी तरीके से हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। और आपको बताएं कि जिस तरह की रणनीति करती है आज, अतीक अहमद को तो अब खत्म हो गए, उनका इतिहास, उनकी जीवन लीला, लेकिन उस चुनाव में अतीक अहमद जेल में थे। जेल से उनसे उनके परिवार के किसी को पर्चा भरवाया गया, चुनाव लड़वाया गया, ताकि माइनॉरिटी वोट जो है डाइवर्ट हो, और डाइवर्ट हुआ। 60-65 हजार वोट पाए थे। मेरा ख्याल है कि उनका बेटा लड़ा था शायद चुनाव, अगर मुझे बहुत ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, या पत्नी लड़ी थी। 60-65 हजार वोट बहुत होते हैं। बावजूद इसके जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया, और समाजवादी पार्टी का जो विपक्ष का कैंडिडेट था वो जीत गया। तो ये नाराजगी, और उस वक्त मैं गया था कवर करने, लोगों ने ये कह करके वोट दिया था कि दुनिया भर के लोगों को भरे ले रहे हैं अपनी पार्टी में, जिनको कल तक गाली देते थे। तो ये ठीक है कि वो विधानसभा चुनाव में पिछला जो हुआ था यूपी में, उसमें बहुत ज्यादा नहीं कांग्रेस को फायदा मिला या वोटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ये सारा जो झुकाव है, आकर्षण है, ये कब वोटों में भी तब्दील हो जाए, इसको लेकर के कोई बहुत इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आश्चर्य करने की बात नहीं है। सामने अब चुनाव है, सिर पे चुनाव है, और चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिहाज से ये दिखाई दे रही है। और उसमें भी पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक की यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा, और उसमें आधा पड़ाव वो पार कर चुके हैं। इसके आगे एक तरफ जाल तो बिछाने की कोशिश बीजेपी कर ही रही है। वो बिहार में आपने देखा, उससे पहले असम में आपने देखा, असम के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के आगे पहुंचते तब तक उधर से खबर आ गई, महाराष्ट्र से खबर आई, एक नहीं दो खबर। पहली खबर शुरुआत में, उसके बाद फिर अशोक चौहान के जाने की, और अब कमलनाथ की खबर आ रही है। लेकिन कमलनाथ की जितना चर्चा की जाए वो कम है, और कहीं ना कहीं कमलनाथ के कारण मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बीजेपी जीती है और कांग्रेस लूज की है। अब कल परसों में देखते हैं कमलनाथ का क्या होता है। कमलनाथ खुद कह रहे थे कि मैं, और पार्टी सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका बेटा नकुलनाथ जरूर जा रहा है। और बीजेपी में कब जाते हैं आधिकारिक तौर पर देखा जाएगा। कुछ पंकज जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो जी, अब आ रही है आवाज? आ रही है। बस मैं इसमें याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस के तेज तर्राट प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सरेआम बोल दिया था कि कमलनाथ कमल के नाथ हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को हरवाया, और उस पर बड़ा हल्ला हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे दूं कि कमलनाथ की नाराजगी का कारण ये और रहा, और आलोक शर्मा को नोटिस जरूर दिया गया, लेकिन आलोक शर्मा की जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई। आज और कल वो साउथ इंडिया और कई जगह अच्छा प्रचार कर रहे हैं। कमलनाथ इस चीज से बहुत ज्यादा खफा थे और हैं। उनको लगा था कि आलोक शर्मा को निकाल बाहर किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने बोल दिया था नहीं, आलोक शर्मा उसी ताकत से काम करेंगे। कमलनाथ की बेइज्जती शायद जिंदगी में कभी इतनी नहीं हुई, और ये कि बहुत बड़ा कारण था कि वो अपना डर दिखा रहे हैं कि मैं निकलूंगा। कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उनको लेने के मूड में नहीं है। उनको आधी छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले ना पूरी पावे की हालत में छोड़ दिया गया है। जी, एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो लगातार ट्विटर पे उनके पुराने उनकी तस्वीरें पोस्ट कर करके और लगातार ये बता रहे हैं कि इस आदमी को हमारी पार्टी में तो नहीं लेना चाहिए। तो बग्गा साहब हैं, नाम भी बता रहा हूं, और लगातार उनके पोस्ट को देखिए आप लोग। उस पोस्ट में कितनी सारी तस्वीरें, कितनी सारी बातें वो लिख रहे हैं, और इसका मतलब है कि बीजेपी में भी अंदर खाने कमलनाथ को लेकर टकराव है। और पंकज जी बता ही रहे थे कि उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है।
चलिए, चर्चा कमलनाथ की होगी आने वाले समय में भी, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करूं। उससे पहले किसानों की बात से शुरुआत हमने की थी और किसान और सरकार के बीच मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। पिछली बार भी किसानों को 5 घंटे इंतजार करना पड़ा था चंडीगढ़ में, और अभी जब इस चर्चा की शुरुआत हम कर रहे थे तब भी ये खबर आ रही थी कि किसानों की वो मीटिंग अब शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और मीटिंग जो है तब तक शुरू नहीं हुई थी। अब सुनने में आ रहा है कि हयात होटल से जो इधर सरकारी पक्ष है, मंत्रीगण हैं, वो निकले हैं और अब मीटिंग होगी। शायद किसानों को यहाँ सरकार चाहती है कि वो नाराज़ होकर उठ के चले जाएं, कुछ उपद्रव करें और हम उनके ऊपर कार्रवाई करें और उनको ही गलत साबित करने की कोशिश करें, उनके सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें। 300 किलोमीटर की दूरी पर है वो शंभू बॉर्डर, दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी है और दिल्ली में ट्रैफिक जाम है और कारण बताते हैं किसान, ज़रा सोचिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी, समीरात्मज मिश्र जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं। एक और खबर है, जो अभी चंडीगढ़ के जो मेयर चुने गए थे, याद है ना, मेयर साहब कल इस्तीफा दे देंगे, हो सकता है आज रात को ही दे दें, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उस पर, और उस सुनवाई से पहले ये सुनने में आ रहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी ने कैसे उनको मेयर बनाया, इसकी कहानी आप सब जानते हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज रात को किसानों के और इनके बीच, सरकार के बीच बातचीत अगर सफल हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं सफल होती है तो यहाँ से किसानों के आंदोलन की एक दूसरी कहानी शुरू होगी और ये किसानों का आंदोलन यहाँ से तेज होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले ऐसे आने हैं, उसमें ईवीएम को लेकर भी ये एक फैसला आना है, उसका भी इंतजार रहेगा, ये कल नहीं, आने वाले समय में। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी की जो यात्रा है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन चूंकि ये यात्रा पॉलिटिक्स के जो एपिसेंटर माना जाता है यूपी, उसमें है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या फायदा कांग्रेस को और क्या नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि कमलनाथ आगे क्या कुछ करते हैं, न इधर के नाथ रहे न उधर के नाथ रहे, और नाथ